Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. By एल्बर्ट आइंस्टाइन। बिल्कुल सही कहा है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि जिसने कभी कोई गलती नहीं की, यानी कि उसने कभी किसी नई चीज़ को करने का प्रयास ही नहीं किया। अगर आप कुछ करने का प्रयास करेंगे तो आपसे गलती होगी, और आपसे गलती होगी और आप उसको सही करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे और करते जाएंगे। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ सीखना होगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। सो everyone, just try. Never think about mistake. If any teacher asks you any questions answer, you must reply. Never think about कि मैं कभी गलत आंसर ना कर दूं। So what? तो क्या हो गया? Now I am Neelam Sharma going to teach you verbs. Before starting the verbs topic, I will make you learn 2 idioms. See, everyone, whenever you start learning any language, vocabulary is important part to learn any language. It helps in writing, reading, listening, speaking. क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी लैंग्वेज के बहुत सारे शब्द जानते होंगे तो आप आराम से उसको समझ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। सो फर्स्ट इडियम इज टू ऐड फ्यूल टू फायर। हिंदी में अगर बोला जाएगा तो आग में घी का काम करना, यानी कि फ्यूल क्या होता है? फ्यूल मतलब कि कोई किसी भी चीज़ को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, तो आग में क्या है? फ्यूल का काम करना। एक तरीके से टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, यानी कि सिचुएशन पहले से ही खराब होती है और कोई पर्सन उसमें और ज़्यादा फ्यूल ऐड कर देगा। आग पहले से लगी हुई है और उसमें और ज़्यादा फ्यूल ऐड कर देगा तो क्या होगा? आग और तेज़ हो जाएगी, यानी कि किसी भी खराब सिचुएशन को और ज़्यादा खराब कर देना। अभी एग्जाम्पल में देखते हैं। जॉन इज ऑलरेडी इन ट्रबल and the monitor's negative remarks against him would simply add fuel to fire. मतलब कि जॉन तो पहले ही ट्रबल में था, यानी कि हो सकता है उसके कुछ मार्क्स कम आए हों, या हो सकता है वो स्कूल लेट आया हो, या हो सकता है कि कुछ और उससे गलती हो गई हो, तो थोड़ा सा टीचर उससे थोड़ा सा नाराज़ हो, एंड मॉनिटर ने क्या कर दिया? उस पर और नेगेटिव रिमार्क्स दे दिए। तो ये जो मॉनिटर के नेगेटिव रिमार्क्स है ना, वो उसके ट्रबल को और ज़्यादा क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड इडियम, टू ब्रिंग आउट, यानी कि टू रिवील क्लियरली। इसका मतलब हुआ कि रिवील यानी कि प्रकट करना, दिखाना, किसी भी चीज़ को स्पष्ट रूप से दिखाना। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस न्यूज़पेपर आर्टिकल क्लियरली ब्रिंग्स आउट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ यूजिंग एयर कंडीशनर। देखिए, न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल्स आते हैं वो क्या करते हैं? जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है तो उस पर क्या करते हैं? उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स को सामने लेकर आते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में यही कहा गया है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल क्लियरली मतलब एकदम से स्पष्ट रूप से दिखाता है क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ यूजिंग एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर से क्या होता है? हम बहुत अच्छा लग्जरी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, आराम से बहुत अच्छी ठंडी हवा आती है। अभी गर्मी का टाइम है तो बहुत अच्छा है, बट इससे क्या होता है? ये हार्म पहुंचा रहा है हमारे एनवायरनमेंट को। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द टॉपिक वर्ब्स।
verb. See the definition. A verb is a bird or a combination of birds that indicates action or a state of being or कंडीशन. ठीक है, अभी देखिए ये कहा जा रहा है कि कोई भी वर्ब होता है वो किसको डिनोट करता है, किसी भी एक्शन को डिनोट करता है. अ वर्ब इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स. मतलब कि जो वर्ब होता है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है और ये वर्ब बताता है कि कोई भी सब्जेक्ट क्या काम करता है, क्या परफॉर्म करता है. वर्ब्स आर द हार्ट्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस. देखिए सिंपल सी बात है कि कोई भी पर्सन अगर किसी को कुछ बताता है तो वो सेंटेंसेस के जरिए ही बात करता है. ठीक है, तो उसमें कोई भी सब्जेक्ट क्या काम करता है ना, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द हार्ट्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस. Examples: Jimmy walks in the morning. A usual action. ठीक है, जिमी जो है रोज मॉर्निंग में क्या करता है, वॉक करता है. तो आपको बताया जा रहा है कि वो रूटीन लाइफ में क्या करता है. माइक इज गोइंग टू स्कूल. अ कंडीशन ऑफ एक्शन. एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक. A negative action. Anna is a good girl. A state of being. Anna कैसी है, state of being मतलब किसी भी पर्सन, किसी भी चीज़ का होना, कैसा होना, a state of being. Anna is a good girl. Now see some forms of verbs. These are 6 basic forms of verb. These forms are as follows. Base form. अभी देखिए ये जो यहाँ पर plays लिखा है, this is base form. Children play in the field. ये base form है, यानी कि first form. इसको क्या बोलते हैं, first form भी बोलते हैं. This is base form. Infinite infinitives. दूसरा क्या है आपका, इन्फिनेटिव्स. टेल देम नॉट टू प्ले. नॉट टू प्ले, टू प्ले. व्हेनेवर यू फाइंड टू बिफोर एनी वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, दिस इज इन्फिनेटिव. दिस इज इन्फिनेटिव. आपको कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लिखा हुआ मिल जाता है, इसका मतलब क्या है, दिस इज इन्फिनेटिव. टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू इन्फिनेटिव. मतलब कहने का ये है कि टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म किसे बोला जाएगा, इन्फिनेटिव को बोला जाता है. देन पास्ट टेंस. दे प्लेड फुटबॉल. प्लेड, दिस इज सेकेंड फॉर्म. तो अभी ये क्या है, दिस इज इन सिंपल पास्ट टेंस. ये सेंटेंस किस में है, सिंपल पास्ट टेंस. तो पास्ट टेंस ये आपका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा. नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब थर्ड फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब थर्ड फॉर्म. आई हैव ईटन अ बर्गर. देखिए बहुत मोस्ट ऑफ द वर्ब्स का क्या है कि सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है. मोस्ट ऑफ द वर्ब्स के साथ ये है. जैसे कि प्लेड है, प्लेड का सेकेंड फॉर्म भी प्लेड है एंड थर्ड फॉर्म भी प्लेड है. बट ईट, एट, ईटन. ओके, तो ये यहाँ पर कुछ वर्ब्स हैं जिनके फॉर्म्स चेंज होते हैं, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज present participle. I saw them playing with him today. I saw them playing with him today. Present participle means verb first form ing. Verb first form ing.
तो दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. नाउ नेक्स्ट इज gerund. Swimming is the best exercise. See, again you can see verb first form plus ing in swimming, but this is gerund here. So what is the difference between present participle and gerund? I will explain you in नॉन फाइनाइट वर्ब्स. मैं आपको आगे चल के बताऊंगी. ये सिर्फ यहाँ पर बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं. आप सिर्फ इतना अभी देख लीजिए एंड वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू. इन इन्फिनेटिव भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे टू सेंटेंसेस को ऐड करते हैं इन्फिनेटिव्स की हेल्प से. ओके, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपल एंड जीरेंड, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. डोंट वरी. So now come to the next. Different types of verbs. These are different types of verbs. Action verbs, finite verbs, non-finite verbs, linking verbs, auxiliary verbs, modal verbs. Okay, so I will explain you one by one. तो फर्स्ट इज एक्शन वर्ब्स. सबसे पहले मैं एक्शन वर्ब्स आपको एक्सप्लेन करूँगी, देन फाइनाइट वर्ब्स, देन नॉन फाइनाइट, देन लिंकिंग. फिर एक एक करके आपको मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी. ओके. दीज आर एक्शन वर्ब्स. तो व्हाट इज एक्शन वर्ब? This is definition of action verb. Action verbs indicate what the subject of a sentence performs. एक्शन वर्ब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या एक्शन लिया जा रहा है, तो इनको एक्शन वर्ब्स कहा जाता है. एक्शन वर्ब कैन मेक द लिसनर, रीडर फील इमोशंस, सी सीन्स मोर विविडली एंड एक्यूरेटली. देखिए इसमें क्या होता है कि जब ऐसा कोई वर्ब आ जाता है जिसके बाद उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या एक्शन लिया जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, रीडर्स एंड लिसनर्स का क्या होता है, फील इमोशंस, यानी कि वो और ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जानने के लिए, है ना, क्या हो रहा है. तो अभी देखिए एक्शन वर्ब्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब. व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? देखिए मैं आपको पहले तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? वो वर्ब्स जो कि खुद में कंप्लीट मीनिंग नहीं रखते हैं, उन्हें अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, देन मैं डेफिनेशन पढ़ूंगी, आपको ज़्यादा समझ में आएगा. फॉर एग्जांपल आई से ब्रिंग. मैं आपको बार बार बोलती हूँ ब्रिंग ब्रिंग ब्रिंग, एंड मैं आपको बोलती हूँ गो गो गो. अभी देखिए ब्रिंग एंड गो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. व्हेन आई से गो, तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया कि गो यानी कि आपको जाने के लिए बोला जा रहा है, तो गो. कोई भी पर्सन जो सामने होगा उसको बोलते हैं गो, तो वो क्या होगा, चला जाएगा, गो, है ना. इफ़ आई से ब्रिंग, तो जो सामने वाला पर्सन है उसके माइंड में क्या क्लिक होगा, क्या लेकर आना है, ब्रिंग. ब्रिंग तो बोल दिया, लेकिन इसके बाद बताना भी तो पड़ेगा कि क्या ब्रिंग करना है. तो ब्रिंग अ पेंसिल, ब्रिंग योर बैग, है ना, ब्रिंग योर टिफिन. तो ब्रिंग का मीनिंग खुद में कंप्लीट नहीं होता है अगर कुछ वर्ब्स जो अकेले रख दिए जाएं, तो वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं. क्यों? क्योंकि उसके साथ एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो यही बोले जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. अब हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन. ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. A transitive verb demands something, someone to be acted upon. ठीक है, बिल्कुल वही बात बोली जा रही है जो मैंने आपको बताई. एग्जाम्पल,
आई पेंटेड द कार। अभी देखिए पेंटिंग की, तो क्या किस पे पेंट किया? द वर्ब पेंट डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने कार पे पेंट कर दिया। शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। शी इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। देखिए ओनली अगर हम बोलते हैं शी इज़ रीडिंग, तो आपके माइंड में क्या क्लिक करेगा? क्या रीड कर रहे हैं भाई? वो क्या रीड कर रही है? द वर्ब रीड आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज शी रीडिंग। द आंसर इज द ऑब्जेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? द न्यूज़पेपर। तो फिर वो वर्ब्स जिनके अकेले बोलने पर माइंड में क्या आएगा? व्हाट क्वेश्चन पुटअप होगा, तो वो आपके क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स ये क्या होते हैं? जस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स के अपोजिट होते हैं, यानी कि दे डोंट रिक्वायर्ड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस। उनको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है सेंस को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी प्रैक्टिकली आपको ऐसे ही मैं बता रही हूँ, स्माइल प्लीज़, स्माइल। तो आप क्या करोगे? आपके फेस पे बहुत अच्छी सी स्माइल आ जाएगी, है ना? तो आपको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, स्माइल खुद में इनफ है अपने मीनिंग को बताने के लिए। आप क्या करोगे? एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ बैठोगे और पढ़ाई करोगे, स्माइल प्लीज़। तो intransitive verbs don't act upon anything. They may be followed by an adjective, adverb, preposition or another part of speech. कहने का मतलब ये है कि जिन सेंटेंसेस में ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ होता है वहाँ पे हो सकता है कि उनके आगे जो है कोई भी एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन और अनदर पार्ट ऑफ स्पीच रखा जा सकता है, लेकिन उन्हें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। एग्जाम्पल, शी स्माइल्ड। द वर्ब स्माइल कैन नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट सिंस द एक्शन ऑफ स्माइलिंग डज नॉट फॉल अपॉन एनीथिंग और एनीवन। ठीक है, तो इसमें वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि शी स्माइल्ड, स्माइल को किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में ये कंप्लीट मीनिंग शो करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई वेक अप एट 6 AM। वेकअप, देखो मैं तो 6 बजे जाग जाता हूँ या जाग जाती हूँ, तो इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये अपना मीनिंग खुद में ही कंप्लीट कर लेता है। Now next is, see whatever I explained before it, this is note the same thing. ट्रांजिटिव वर्ब के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, एंड इंट्रांजिटिव के लिए बताया था किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। द सेम नोट इज हेयर। फर्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस intransitive verb is sufficient to make a complete sentence. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। The children are crying। अब क्या है? बच्चे रो रहे हैं, तो यहाँ पर क्राइम को किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल इज दे विल कम हेयर। वो यहाँ आएंगे। हेयर यहाँ पर क्या है? दिस इज एडवर्ब, प्लेस ऑफ एडवर्ब। मैंने आपको इससे पहले एडवर्ब टॉपिक कवर कराया था। दिस इज प्लेस ऑफ एडवर्ब, बट दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब आता है is not sufficient because transitive verb demands a direct object। अभी ये बताया जा रहा है कि अगर सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो ये खुद में कंप्लीट मीनिंग नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? बिकॉज ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट, इफ़ यू से आई वॉन्ट, तो ये इनकम्प्लीट है। want का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। what I want ये बताना पड़ेगा। I want something special,
मैं तो आज कुछ ना कुछ स्पेशल चाहती हूँ, आई वॉन्ट समथिंग स्पेशल। तो यानी कि जब ये पूरा लिखेंगे तभी इसका एक मीनिंग निकलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे स्पेंट, उन्होंने खर्च किया या व्यतीत किया। तो व्हाट, मीनिंग स्पेंट का क्लियर नहीं है तो उस क्या लिखना पड़ेगा, दे स्पेंट 3 days विद मी, उन्होंने मेरे साथ कितने दिन बिताए, 3 दिन बिताए। तो स्पेंट में आपको क्या करना है, व्हाट स्पेंट, है ना, तो ऑब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब ये खुद में ही अपना मीनिंग कंप्लीट कर लेता है, इसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड नोट इज सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब, सिर्फ और सब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब आएगा। एग्जाम्पल में देखिए आई वॉन्ट, है ना, आई सब्जेक्ट है, वांट आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये मीनिंग कंप्लीट नहीं करता है, इसके साथ एक ना एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या हो जाएगा, आई वांट समथिंग स्पेशल। सेकेंड एग्जाम्पल, दे स्पेंट बोला तो भी एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो दे स्पेंट 3 days विद मी। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब इज फाइनाइट verbs। what is finite verbs? एक बार मैं आपको अपने सिंपल सी लैंग्वेज में बता देती हूँ। फाइनाइट मीन्स होता है मेन वर्ब्स, एंड मेन वर्ब आपको कैसे समझ में आएगा किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब है ये या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उस सेंटेंस को वॉट एवर सेंटेंस रिटन बिफोर यू चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, आप उस सेंटेंस का टेंस चेंज करके देखिए, ठीक है। तो जिन वर्ब्स को टेंस चेंज करने के लिए चेंज करा जाता है, यानी कि बदल दिया जाता है, तो उन्हीं वर्ब्स को मेन वर्ब कहा जाता है। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगी। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। फाइनाइट वर्ब्स आर द एक्चुअल वर्ब्स विच आर कॉल्ड the roots of sentences. It is a form of a verb. This is performed by or refers to a subject and uses one of the 12 forms of tense and changes according to the number person of the subject. देखिए डेफिनेशन में ये बताया गया है, क्लियरली बताया गया है कि मेन वर्ब्स क्या होते हैं। फाइनाइट वर्ब्स आर एक्चुअल वर्ब्स विच आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ सेंटेंस, है ना। मेन वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स एक्चुअल वर्ब्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है इसके बारे में बताते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इज परफॉर्म बाय that is performed by or referred to a subject and uses one of the 12 forms of tense। अभी जो आप टेंस पढ़ते हैं वो बेस जो टेंस हैं वो 12 टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि टाइम के अकॉर्डिंगली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एंड ईच वन डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, है ना। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, एंड देन आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, लाइक दैट 4 में डिवाइड किया गया, तो दीज आर 4। तो अभी इसमें बोला जा रहा है कि एंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। अभी मान लीजिए कि कोई सेंटेंस लिखा है, उसमें अगर नंबर पर्सन भी चेंज किया जाए तो ये वर्ब्स क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एलेक्स वेंट टू स्कूल, एलेक्स वेंट टू स्कूल, वेंट, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, एलेक्स वेंट टू स्कूल। Subject Alex performed the action in past. This information is evident only by the verb went. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, रॉबर्ट प्लेज हॉकी, रॉबर्ट प्लेज हॉकी,
प्लेज यहाँ पर क्या है, आपका मेन वर्ब है। ही इज़ प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, ही इज़ प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, ये आपका क्या है, फाइनाइट वर्ब है, इसी को बोलते हैं मेन वर्ब। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, यहाँ पर इज़ ये आपका क्या है, फाइनाइट या मेन वर्ब। Here the verb is directly refers to the subject itself. C, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ। कैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप किसी भी सेंटेंस को दूसरे टेंस में चेंज करेंगे तो वो वर्ब्स चेंज हो जाएंगे, फाइनाइट वर्ब्स। कौन से वर्ब चेंज हो जाएंगे, फाइनाइट। एंड वन एग्जांपल गिवन हियर, रॉबर्ट प्लेज हॉकी। इफ़ आई आस्क यू टू चेंज इनटू सिंपल पास्ट, तो देखिए रॉबर्ट प्लेड हॉकी, प्लेज का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, ईडी। ओके, इसमें क्या लग जाएगा, ईडी, राइट। तो ये आपका प्लेस प्लेड में चेंज हो जाएगा विद द चेंज ऑफ टेंस। और मान लीजिए कि अगर हमने चेंज नहीं किया टेंस, अगर मैंने यहाँ पर रॉबर्ट की जगह पर दे कर दिया, दे, तो भी क्या करना पड़ेगा, एंड टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट ओनली, तो भी ये प्लेस किस में हो जाएगा, ओनली प्ले में हो जाएगा। एस आपका रिमूव हो जाएगा, ओनली प्ले। ओके, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पर्सन चेंज करें सब्जेक्ट का, या फिर आप टेंस चेंज करें, तो वो वर्ब्स जो कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू चेंज द टेंस चेंज होते हैं, बदल जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं फाइनाइट। और फाइनाइट वर्ब्स ही आपके क्या होते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं, मेन verbs. Okay, and I will explain you more about finite verbs in my next class. Okay, and तब तक के लिए आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखेंगे एंड कंप्लीट ऑल द वर्क इन योर नोटबुक, फेयर नोटबुक। एंड कैसे करेंगे, ऑल द थिंग्स नोट डाउन विद ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, प्रिटी हैंड राइटिंग, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, एकदम अच्छा सा प्रेजेंटेशन होगा एंड अपनी नोटबुक्स को प्रॉपरली कवर करेंगे। ओके, एंड सबसे बड़ी बात क्या है, बी पॉजिटिव एंड अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रखेंगे। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू।